स्वागत है बच्चों आपका एक और नई वीडियो में। और अगर पहला चैप्टर नहीं देखा है तो उसको जाकर के पढ़ लेना पहले। और आज मैं दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को पहले डिटेल में समझेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नोट्स सारे आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे पॉलिनोमियल। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखो दो वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है पॉली और दूसरा वर्ड आ रहा है नोमियल्स। नोमियल्स, तो पॉली का जो इंग्लिश मीनिंग होता है आपने सुना होगा, मोनो मतलब एक, ठीक है। इसी तरह पॉली मतलब होता है अनेक, तो पॉली का मीन्स होता है मैनी। और नॉमियल्स का जो मीनिंग होता है वो होता है मैथ्स में टर्म्स। नॉर्म्स को हम टर्म्स बुलाते हैं, तो नॉमियल्स मतलब हो गया टर्म्स। तो अगर कंबाइन बात करें इस पॉलिनोमियल की, सो ऐसी इक्वेशन जिसमें मैनी टर्म्स हों, ठीक है। एन इक्वेशन विच हैज़ मैनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोल देंगे हम इसे, ठीक है। तो ये एक इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हो गई, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हमें इस चैप्टर में जो एक पॉलिनोमियल डील करना है ना, वो एक ही पॉलिनोमियल डील करना है जिसका जो इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली हमें ये वाला पॉलिनोमियल डील करना है इस चैप्टर में। ऑल्दो पहले इसमें क्वेश्चन आया करते थे, बड़े पॉलिनोमियल क्यूबिक वगैरह भी पूछे जाते थे। अभी हम टाइप्स वगैरह भी समझेंगे, तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है, क्यूबिक क्या होते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वाली इक्वेशन को डील करना है इस चैप्टर में, और इसको बोलते हैं हम, ये कौन सी इक्वेशन है। तो अगर डिग्री की बात करें तो इसको हम 2 डिग्री इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल एक्स आ रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो 2 डिग्री इक्वेशन बोल सकते हो आप इसे, या फिर आप इसे बोल सकते हो, इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो ए एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गई, बी एक्स एक टर्म हो गई, सी एक टर्म हो गई, तो टोटल 3 टर्म्स आ रही हैं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना, डिग्री के बेस पे अगर वेरिएबल की पावर 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है हमारी। तो बेसिकली ये वाली इक्वेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इस चैप्टर में। पहले क्यूबिक वाली भी होती थी, बट अब वो सब हट चुका है आपके सिलेबस से। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो आप जब टाइप समझ जाओगे ना, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि पॉलिनोमियल में किस चीज़ की बात हो रही है। बट एक जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे मान लो कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, 2x क्यूब 4x स्क्वायर 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें 1 2 3 4 टर्म आ गई। तो पॉली का मतलब होता है मैनी टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाएं, ऐसी इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है, जनरली। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की जो टाइप है ना, वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हम 2 बेसिस पे पढ़ेंगे। तो पहला मैं बता देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरे टाइप्स हो जाएंगे आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे हमने अलग अलग डिफाइन करे हुए हैं पॉलिनोमियल्स को। तो आइए इनको देखते हैं। तो पहले बेसिस के टर्म्स के बेसिस पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो आता है टर्म्स के बेसिस पे, वो आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, इसको मिला के लिख देते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे मैं कह दूँ 2x, ठीक है, या 3y स्क्वायर, तो एक ही टर्म है ये, ठीक है। या मैं कह दूँ z क्यूब,
तो इस तरीके से जिसमें एक सिंगल टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोल देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं इसी में, मोनोमियल के बाद आती है जिसमें दो टर्म आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। बाई मतलब दो, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में किस टाइप की इक्वेशन होगी, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2x+3 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गई, दो टर्म आ रही हैं, तो इसको हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। इसी तरह से 2y+z लिख दिया मैंने, वेरिएबल दो हो गए बट टर्म्स की बात हो रही है, केवल टर्म्स से लेना देना है हमारा, तो दो टर्म आ रही हैं, ठीक है। और देख लो x³ है एक और एक है y³, तो ये भी अभी भी दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये भी बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। और देखो थर्ड, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगी, जैसे मैं लिख देता हूँ ax² + bx + c, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें देख सकते हो ये तीन टर्म्स आ रही हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं, जैसे मैंने बना दी 2x³ + 6x + 5, इसमें भी तीन टर्म आ रही हैं। जैसे मैंने बना दी x + y + z, ठीक है, etc। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके भी और इनके भी। तो समझ में आ गया होगा कि जिसमें जितनी टर्म आएंगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया। एक टर्म आ रही है तो मोनोमियल, दो टर्म्स आ रही हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स आ रही हैं तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये तीन टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं डिग्री पर, तो डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली डिग्री आती है, तो पहला आ जाता है आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मान लो कोई जैसे 2 लिखा हुआ है, तो अगर किसी इक्वेशन में 2 लिखा है, केवल नंबर है कोई, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देते हैं। कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 तो होता ही है हर किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में। तो अब इसको मैं ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × x⁻0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, हमें पता है पहले से। तो ये हो गई 2x⁻0। अब हमें पता है x⁻0 1 होता है, तो ये ओवरऑल सॉल्व होकर 2 ही आएगा हमारा। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम जनरली कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो जाए, जैसे 62 लिख लो, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई में x⁻0 लिख सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम मैक्सिमम इक्वेशन को डील करेंगे इस चैप्टर में, वो है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद अभी नहीं आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा, तो फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसके भी एग्जांपल देख लो। लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। देखो ऊपर वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल में था तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी गई, 0। तो जो नेक्स्ट वाला है उसको लीनियर बोल रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ी थी और लीनियर इक्वेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, ठीक है। बट 10th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ोगे, 9th में आपने 1 वेरिएबल पढ़ी, ठीक है, और 8th में भी। तो अब आप 2 वेरिएबल पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर में, जो इसके जस्ट अगला चैप्टर है। तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल को समझ लो। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आएगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए बस, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया x + y, तो दोनों की क्या है पावर, x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने लिख दिया 2x + 1, ठीक है, तो इसमें भी जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तो ये अगेन क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ मैं ऐसे लिख दूँ x, तो भी उसकी पावर कितनी है, x है, और ऐसे लिख दूँ मैं x × y, तो अभी भी इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल के हो जाएंगे, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल था ये बिल्कुल। और देख लो थर्ड टाइप जो इम्पॉर्टेंट है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इक्वेशन से हमें ज़्यादा डील करनी है इस चैप्टर में, तो वो हो जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 4th चैप्टर में पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, जैसे 2x² + 2x + 4 = 0। ये 0 छोड़ो, इक्वेशन पॉलिनोमियल लिख रहे हैं हम, तो अभी इक्वेशन बना के नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे ही लिखवा रहा हूँ। 2x² + 2x + 4, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी गई है, 2 गई है।
आपको अगर सर 1 भी गई है बट जो हाईएस्ट पावर है वो देखते हैं हम हमेशा, तो 2 जा रही है यानी इसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अच्छा, डिग्री हमें ये भी बताती है कि उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर कितने आंसर पॉसिबल हैं उसके, ठीक है। उनको ही हम जीरोज़ भी बोलते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया, जैसे ये हो गया 3y² + 2, ये भी क्या हो गया। अब इसमें 2 टर्म आ रही हैं तो हम इसको मिला के ये भी बोल सकते हैं कि बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 3 टर्म आ रही हैं तो ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। z² + 3 दे रखा है या फिर कुछ भी दे रखा है, p² ही दे रखा है ओनली, तो ये सब के सब जो हैं किसके एग्जाम्पल हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। अब लास्ट टाइप एक और देख लेते हैं, दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले ये भी हुआ करता था सिलेबस का पार्ट, बट अब ये रिमूव कर दिया गया है एनसीईआरटी से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी चली जाएगी भैया, 3 चली जाएगी। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 2x³ + 3x + 3, ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन ही है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। या फिर y³ + 3y + y² + 6, ये भी एक क्यूबिक ही हो गई, और etc, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म आ रही हैं, पहली वाली में x³ + 1 में, तो ये कौन सी हो गई, बाइनोमियल क्यूबिक इक्वेशन, और इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, देखो 1 2 3, तो इसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थे ओवरऑल इसके पार्ट, जो कि आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे। तो कोई भी डाउट अगर बनता है चैप्टर में से तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये किस तरीके से होगा या ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग जो है इनका टाइप्स पता चल गया होगा पॉलिनोमियल्स का। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इक्वेशन हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर में, तो वो कौन सी इक्वेशन है। तो मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, जो हमें स्टडी करनी है। तो हमें जो स्टडी करनी है वो बेसिकली ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को हमें स्टडी करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हमें जनरली इस चैप्टर में स्टडी करना होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा टाइप का होता है, तो उसकी एक जर्नल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन सी फॉर्म लिख रहा हूँ, जर्नल फॉर्म। तो वो किस टाइप का दिखेगा आपको, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन से हम डील करेंगे ज़्यादातर इस चैप्टर में, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब है, किस चीज़ का क्या मतलब है। अच्छा, यहाँ समझ लोगे तो फिर आपको 4th चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 4th चैप्टर में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़नी है, वो चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब ज़रा देखो, तो जो x² के साथ होता है ये a होता है हमेशा, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि जो x² के साथ होता है वो हमेशा a होता है, और a को क्या बोलते हैं हम, a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और जो x के साथ होता है इस इक्वेशन में, x के साथ, अब कोई टर्म 0 भी हो सकती है, बस ये वाली नहीं होगी कभी, x² 0 नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर x² 0 हो गया तो फिर जो है फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए x की, 2 होनी चाहिए कम से कम। तो 0 ये वाली टर्म हो जाती है, कांस्टेंट 0 दिया होता है, कभी कभी ये भी दिया होता है, वो अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा। तो x के साथ हमेशा b होता है मल्टीप्लाई में, ये याद रखना है। x² के साथ क्या बताया मैंने, a होता है, x के साथ b होता है, और b को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, याद रहेगा। अब ये जो आया यहाँ पर, ये c वाला, इसको बोला जाता है, ये कांस्टेंट टर्म होती है हमेशा, कोई नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है, और कभी कभी मिसिंग भी होता है, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, और c जो है यहाँ पर कोई नंबर रहेगा हमेशा, ठीक है, ये याद रखना है। अब बच गया x, तो x क्या होता है, तो x को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, x को हम बोलते हैं वेरिएबल। x को क्या बोल देते हैं भाई हम, ये जो x है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमें, ठीक है। तो जब वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, अच्छा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है। बेसिकली 2 तरीके हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हम बेसिकली 4th चैप्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अब वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है उसको भी हम समझ लेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी यहाँ पर समझ लो, जब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो पहले तो लिख देता हूँ हाउ टू सॉल्व
दिस इक्वेशन, तो आंसर आपका हमेशा रहेगा बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म बोला जाता है इसको, ये जो बी एक्स आ रहा है ना बीच में, इसी को हम मिडिल टर्म बोलते हैं। इसको हम स्प्लिट करते हैं, वो कैसे करते हैं वो जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या देगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि कैसे सॉल्व करनी है आपको, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करनी है इस इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 2, सो इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस। हमेशा इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई स्क्वायर वाली इक्वेशन है और उसका एक ही आंसर है। ठीक है, 2 आंसर आएंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो कई बार इक्वेशन एक्स में हो सकती है, वाई में भी हो सकती है। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो मैंने लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 2, सो इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस ऑफ वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स के लिए इसके हमेशा 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे, एंड these solutions are known as zeros। इन सॉल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं, इन सॉल्यूशंस को हम बोल देते हैं ज़ीरोज़। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में इन ज़ीरोज़ बोल देते हैं। ज़ीरोज़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और x की 2 आंसर आए, लेट से x इज इक्वल टू एक वैल्यू आई 2 और एक वैल्यू आई आपकी -5, तो ये 2 वैल्यूज़ आई। जब आप इन 2 वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में x की जगह पुट करोगे ना, तो ये सॉल्व होकर हमेशा 0 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको बोल देते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन, यानी x की जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको हम ज़ीरोज़ बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन ज़ीरोज़ को एक अलग से नाम दिया गया है, वो नाम क्या है, तो एक ज़ीरो को बोल देते हैं अल्फ़ा और एक ज़ीरो को बोल देते हैं बीटा। ठीक है, तो नोन एज ज़ीरोज़ विच आर रिप्रेजेंटेड एज अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक को बोल देते हैं अल्फ़ा, मान लो x की वैल्यू आई 1 2 और x की वैल्यू आई 1 -5, तो 2 को बोल देंगे अल्फ़ा और -5 को बोल देंगे बीटा। इस तरीके से अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आपको याद रखना है। अब ज़ीरोज़ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं हमेशा। तो सपोज़ करो अगर हमारी इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे हमेशा। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट वो है सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। और सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने बताया ज़ीरोज़ कौन है हमारा, एक तो अल्फ़ा है और एक क्या है हमारा बीटा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है हमेशा -b/a के इक्वल। ठीक है, जब भी आप अल्फ़ा सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे तो वो हमेशा सॉल्व होके क्या आता है, -b/a। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये अब प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आप करोगे तो ये आएगा हमेशा c/a। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये हमारी जो है ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है और c कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हो गए। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और उससे देखते हैं। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, कई बार आपसे जैसे ज़ीरोज़ निकालने के लिए तो पूछेगा ही पूछेगा इक्वेशन एग्जाम में, लेकिन कई बार आपसे ज़ीरोज़ दे रखे होते हैं, यानी अल्फ़ा दे रखा होगा आपको, बीटा दे रखा होगा, यानी कि उसने ज़ीरोज़ पहले ही बता देते हैं कि इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ ये हैं। तो अगर इक्वेशन के ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि फिर वो इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखाइए कि वो इक्वेशन क्या है।
तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर लिखा रहता है फाइंड द पॉलिनोमियल। तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है, उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा जनरल फॉर्म लिखते हैं इक्वेशन की, ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है जनरल फॉर्म। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस इक्वेशन में a से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। सो बाय, या ऐसा लिख लेते हैं, डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड, ठीक है। तो उससे क्या चीज़ होगी वो ज़रा देखते हैं। तो a से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखो ax² bx प्लस सी, इन सब में मैंने a से डिवाइड कर दिया, और इधर 0 था तो 0 को भी मैंने a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0 को a से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, बट यहाँ पर मैं अलग अलग कर लेता हूँ सबको, ax² के अपॉन में a कर लिया, bx में b इसके अपॉन में a कर लिया, और यहाँ पर c के अपॉन में a कर लिया, और ये तो 0 ही हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ तो a से a कैंसिल आउट हो गए, तो अब जो इक्वेशन बची वो बची x² प्लस b अपॉन a, इसको ब्रैकेट में x लिख लेता हूँ, प्लस c अपॉन a, और इनकी वैल्यूज़ मुझे पता है, ऊपर मैंने अभी आपको बताई थी कि माइनस b अपॉन a तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि b अपॉन a की जगह मैं अगर इस माइनस साइन को इधर भेज दूँ तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो x² मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, यानी b अपॉन a की जगह मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, और c अपॉन a की जगह मैं c अपॉन a की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। तो अब अगर ये इक्वेशन को मैं फाइनलाइज़ करूँ तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी मेरी, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, कि ये है हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ अब मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है ये। तो अब अगर मुझे अल्फ़ा या बीटा पता हो तो मैं डायरेक्ट अल्फ़ा को अल्फ़ा की जगह रख के बीटा को बीटा की जगह पुट करके पॉलिनोमियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला एक और जो आपको याद रखना है जब आपसे इक्वेशन पूछी जाए, या जब आपसे कब पूछा जाए कि फाइंड द पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पर हिंट भी लिख देता हूँ इसकी, ये कब यूज़ करनी है, यूज़ दिस फॉर्मूला when they asked for find the polynomial, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इतना, तो काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप सीख लिए, पॉलिनोमियल क्या होती है ये सब सीख लिया। ज़ीरोज़ बता दिया मैंने आपको, ज़ीरोज़ क्यों कहते हैं, ज़ीरो को जब हम सॉल्यूशन को पुट करते हैं वापस से इक्वेशन में तो इक्वेशन 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है ये। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है ग्राफ। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हमने देख ली, बट इसमें हमें मेनली मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें स्टडी करनी है ना। हर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और वो आप 11वीं क्लास में जब जाओगे तो हर अलग अलग इक्वेशन के ग्राफ देखोगे किस तरीके के होते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको बताया जनरली हमें जो इक्वेशन को स्टडी करना है वो है हमारी ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है वो हमें पता होना चाहिए, और ग्राफ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ, इसको स्टडी करते हैं कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो या मैं ना पूरा लिख देता हूँ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे ग्राफ बना के बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। 4 बना लेता हूँ, चारों से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कैसा है तो कैसा होगा। तो आप जानते हो, आपने एक्सिस तो पढ़ी है 9th क्लास में, एक होती है एक्स एक्सिस ये हमारी, और ये होती है वाई एक्सिस। सिमिलरली ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। और ये ओरिजिन होता है ये वाला पॉइंट 0,0, ये सब आपको बेसिक नॉलेज है। अब जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है ना वो हमेशा पैराबोला आता है। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा वो कैसा होता है, वो होता है पैराबोला, ठीक है। पैराबोला कैसा ग्राफ होता है,
तो वो कुछ इस टाइप का होता है, यू शेप का, लाइक दिस, ठीक है। हमेशा ऐसा ग्राफ होगा यू शेप का, ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है, ठीक है। ये जितने भी ग्राफ आपको इस तरीके से दिखे तो ये समझ जाना ये पैराबोला है, ठीक है। तो मैंने हर एक्सिस की तरफ बना दिया इसे, ठीक है। तो अब सपोज करो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद यहाँ समझो। तो ये जो ग्राफ है ये है पी वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया। ये पहला वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ग्राफ भी, इसको भी मैं ऐसे बनाता हूँ, y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए है। लेकिन जो मैंने x एक्सिस पे बनाया है तो ये वाला जो है ये x बराबर पी वाई के लिए है, और ये वाला जो है x बराबर ये भी पी वाई के लिए है, ठीक है। बट ये निगेटिव एक्सिस में है, वो यहाँ पर ये निगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है, इधर ये निगेटिव x एक्सिस की तरफ है। तो अब क्या अंतर है वो आपको समझना है यहाँ पर, ये ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ग्राफ से रिलेटेड कि आपको कोई भी ग्राफ दिया जाएगा और वो बोलेंगे y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए, y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए आप बताइए कि इस जो ग्राफ है इसके कितने ज़ीरोस पॉसिबल हैं x के, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पी एक्स के लिए पूछा गया है तो आप x एक्सिस पे देखोगे हमेशा कि x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, कट करे या टच करे। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कट या फिर टच। तो कट कर रहा हो ग्राफ या टच भी कर रहा हो तो आपको वो कंसिडर करना है। तो जैसे ये वाला ग्राफ दो जगह पे टच कर रहा है, कट कर रहा है सॉरी, तो इस इक्वेशन के दो ज़ीरोस पॉसिबल होंगे। कितने ज़ीरोस? 2 ज़ीरोस, ठीक है। इसके भी, ये वाला भी दो जगह पे कट कर रहा है तो इसके भी 2 ज़ीरोस होंगे, ठीक है। सिमिलरली या तो y बराबर पी एक्स के लिए पूछ लेंगे आपसे, या तो आपको x बराबर पी वाई के लिए पूछ लेंगे, है ना। वो तो किसी भी वेरिएबल में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर पी वाई आ जाए तो आपको फिर y एक्सिस को देखना है कि y एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है। दो जगह पर कट हो रहा है तो यहाँ पर यानी कि इसके भी 2 ज़ीरोस पॉसिबल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे कट हो रहा है दो जगह पर तो इसके भी 2 ज़ीरोस पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जहाँ पर पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है, और पैराबोला कैसा शेप होता है तो यू टाइप शेप, ठीक है। इसको यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, यू टाइप शेप या यू टाइप कर्व लिख देता हूँ, ठीक है। यू टाइप कर्व होगा, उल्टा हो सकता है सीधा हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ग्राफ दिखा दिए। तो ये ऊपर के जो दो ग्राफ हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाले फर्स्ट और ये सेकंड, और ये वाला थर्ड और ये फोर्थ। तो ऊपर के जो दो ग्राफ हैं वो पी एक्स के लिए हैं और नीचे के जो दो ग्राफ हैं वो पी वाई के लिए हैं। तो जब पी वाई आए तो वाई एक्सिस पे चेक करोगे और जब पी एक्स आ जाए तो एक्स एक्सिस पे चेक करोगे, सिंपल, ठीक है। तो ये ग्राफ के बारे में हो गया। तो आई होप अब मैं आपको ये पूरा ही बता चुका हूँ कि इसमें कैसे इस चैप्टर को हमें सॉल्व करना है। तो ये सबकी जानकारी मैं दे चुका हूँ, फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, पॉलिनोमियल की बेसिक डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए सारी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दिए, और इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टडी करना है उसके बारे में बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन होता है, बी होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन होता है, ए होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इन्हें, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ बता दिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बता दिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बी और ए और सी और ए क्या है, ये जो इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन गिवन होगी ना आपको, ये उसी के टाइप्स गिवन होंगे आपको, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म हो गई। एक चीज़ और डिस्कस करनी है वो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है पॉलिनोमियल का। तो इसमें मैं पूरा इस चैप्टर, ये भी छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट साइड बुक में हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए करने, तो वो भी मैं करवाऊंगा। बट अभी मैं पूरा एनसीईआरटी वाली सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, इसको कंप्लीट करा के फिर मैं जो है थोड़े टफ लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। वैसे कुछ पढ़े भी हैं चैनल पे अगर देखोगे तो, बट ये मैं एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ इसमें डाल रहा हूँ यूट्यूब में, जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और इससे जुड़ जाओ चैनल से, ठीक है। तो इस पर इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा आपको, और ये सब नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है और वहाँ से ये सब डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं वहाँ भी अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप कर लोगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताने वाला था वो ये था कि ज़रूरी नहीं आपको हमेशा इक्वेशन ऐसी गिवन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हो सकता है सी वाला टर्म आपको दे ही ना, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इज इक्वल टू 0। हो सकता है बी एक्स वाली टर्म ना दें आपको,
तो ऐसी होगी फिर इक्वेशन ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0। हो सकता है आपको bx और c दोनों ही टर्म ना दें, वो सिर्फ ax² दे दें। इसीलिए मैं जब आपको टाइप्स पढ़ा रहा था तो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दे रहा था ताकि आप समझ सको। तो ये सब की सब इक्वेशन जो मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये भी कौन है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हैं। कहोगे सर ये कैसे, इसमें तो b नहीं है, c नहीं है, ये कैसे है? तो अभी मैं बताता हूँ। तो पहली बात तो समझ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ये वाली तो आपको पता है, इसमें a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, c भी आ रहा है, ठीक है सर, ये तो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगली इक्वेशन में c वाले टर्म नहीं आ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। रीराइट के लिए हम ऐसे लिखेंगे ax² bx प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर जो c वाला पार्ट है वो 0 है बेसिकली, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो सॉल्व अगर करोगे इन चारों में से किसी को भी तो हमेशा आंसर 2 ही आएंगे आपके, ठीक है। वो जब हम मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को देख लो, तो इसमें bx वाला पार्ट गायब है, तो ax² तो अपनी जगह ही रहा, ठीक है। bx की जगह मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, b इंटू 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x तो रहेगा ना वेरिएबल, b की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ मैं, 0x। तो यहाँ पर b आपका 0 है, bx हो गया, और प्लस c तो दे ही रखा है, इज इक्वल टू 0। तो बन गई अब उसी जनरल फॉर्म की इक्वेशन ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब b यहाँ पर 0 था, इसीलिए ये वाली टर्म जो थी वो नहीं थी इस इक्वेशन में। सिमिलरली यहाँ पर केवल ax² गिवन है, तो मैं यहाँ पर b की वैल्यू को 0 मान सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर 0x लिखा हुआ है, और यहाँ पर c को भी 0 ले सकता हूँ, तो ये भी अब ट्राइनोमियल में आ गई, ठीक है। तो ये मोनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं और हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वेरिएबल की वो 2 है। तो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, तो क्लियरली दिख रहा है ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ज़रूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 3 टर्म्स ही दिखें आपको, हो सकता है एक गायब भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक इतना बेसिक अगर आपको पता है तो पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट और लिख देता हूँ यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए। zeros of the polynomials always satisfy its equation, ठीक है। ये नोट आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो हमेशा उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब हमेशा जब आप जीरोज़ को पुट करोगे इक्वेशन में तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कुछ टाइप के, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। तो अब इस चैप्टर में मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, आपसे मैंने ग्राफ डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये देखो यू टाइप का ग्राफ आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे ये यही दिखाया इन्होंने। अच्छा, ये एक एक्सरसाइज भी है हमारे सामने, तो इसको भी कर लेते हैं। चलो, इसमें टोटल कितनी एक्सरसाइज हैं वो देख लेते हैं। आई थिंक 2.2 है, 2 ही एक्सरसाइज हैं इसमें, तो 2.1, चलो 2.1 और 2.2 में एक साथ ही करा दूंगा, क्योंकि जो है फिर वो वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, तो बैलेंस बना के चलेंगे अपने, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, याद कर लो, हर एक चीज़ को दिमाग में सेट कर लो पहले से ही, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था पार्ट 1 और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।